जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिसने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार क्रैक किया है। सबसे पहले तो उन्होंने 2009 में कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक किया। उसके बाद 2013 में वो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के पद पर तैनात हुए। 2010 में जो फॉर्म भरे गए थे उनके एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया और उसके बाद 2013 में उन्होंने एज ए असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर ज्वाइन किया और उसके बाद लगातार वो तैयारी करते रहे और 2018 में सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के पद पर तैनात हुए। तो आज उनसे मिलेंगे और जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की जो पोस्ट होती है उसमें किस किस तरीके की चुनौतियां होती है, क्या क्या ड्यूटी होती है, क्या सैलरी होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सब चीज़ें स्टेप टू स्टेप आज इस वीडियो में उनसे पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सुमित खोकर जी से। आपने भी तैयारी करके सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए और कोई आईएएस आईपीएस टीम करना चाहता है, यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, तो उसके लिए टाइम मिल जाता है या नहीं मिलता? आपको पढ़ाई का पूरा टाइम है और मैं इसका आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। कम्युनिकेशन में दो कांस्टेबल 2014 से ही मतलब मेरे साथ ही वो ड्यूटी कर रहे थे। एक कांस्टेबल तो 2015 में ही आईपीएस सिलेक्ट हुआ। आप सोचो, कांस्टेबल से सीधा आईपीएस। और एक 2010 बैच का कांस्टेबल फिरोज आलम जी, जो कि अभी भी यहीं पर पीटीसी जाडोदा कला में हमारे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन में थे। सुमित सर, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। सुमित सर, एक जो AWTPO है उसमें आप पहले रह चुके हो, तो जो कैंडिडेट है उनके बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सबसे पहले मैं नरेंद्र भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं 2013 में हेड कांस्टेबल AWO भर्ती हुआ था और उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस में 2009 में कांस्टेबल भर्ती हुआ था। फिर मैंने ये 2010 में फॉर्म निकले थे हेड कांस्टेबल AWO के, ये मैंने फिल किए। फिर मैं 2013 में इसका रिजल्ट आया फरवरी में और हमने जून 2013 में ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। और उसके बाद अपना ड्यूटी के दौरान मैं पढ़ता रहा और 2018 में जो CPO 2018 वैकेंसी आई थी उसके थ्रू मैं दिल्ली पुलिस में SI एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से मेहनत करनी है और सुमित भाई से इंस्पायर होना है। इनकी तरह मेहनत करके आपको भी आगे बढ़ते जाना है। देखिए, यहाँ इन्होंने कांस्टेबल से अपनी जर्नी शुरू की और अब सब इंस्पेक्टर तक पहुंचे हैं। बीच में हेड कांस्टेबल AWTPO भी रहे हैं। एक बार आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दीजिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है? दोस्तों, जब हम 2013 में हेड कांस्टेबल AWO भर्ती हुए थे तो उस टाइम में और इस टाइम में सिलेक्शन प्रोसेस में काफ़ी चेंज आ चुका है। जब हम भर्ती हुए थे तो हमारा पहले फिजिकल हुआ था, फिर रिटन एग्ज़ाम हुआ था, फिर ट्रेड टेस्ट हुआ था, फिर टाइपिंग टेस्ट हुआ था और उस टाइम कंप्यूटर टेस्ट नहीं था। और अब इसका प्रोसेस थोड़ा चेंज हो चुका है। अब पहले रिटन एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, इसमें 20 नंबर की जीके, 25 नंबर की जनरल साइंस, 25 नंबर का मैथ और 20 नंबर की रीजनिंग आएगी और 10 नंबर का कंप्यूटर। अब ये टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम हो गया है। और पहले ये कंप्यूटर का अलग से नहीं होता था एग्ज़ाम, लेकिन अब ये कंप्यूटर का 10 नंबर का एग्ज़ाम है। और इसके बाद फिजिकल, जो रिटन टेस्ट में कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा जो कंप्लीट डिटेल है ना फिजिकल के बारे में, उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बताइए आप कि जैसे फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद अगला प्रोसेस क्या है? फिजिकल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे फिर उनका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको डिक्टेशन दी जाएंगी इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी में डिक्टेशन दी जाएंगी। वो आपको 50%, जैसे आपको वो अनाउंसमेंट करेंगे या माइक पर बोलेंगे तो वो आपको लिखनी है। उसमें जिसकी 50% से ज़्यादा मिस्टेक होंगी वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करेंगे फिर उनको इंग्लिश या हिंदी में न्यूज़पेपर या कोई भी बुक, न्यूज़पेपर दे दिया आपको, मान लो इंग्लिश का न्यूज़पेपर दे दिया, उसमें पैराग्राफ हाईलाइट कर रखे होंगे या उन पर नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5। तो जो वहाँ पर टेस्ट लेंगे वो आपको बताएंगे कि भाई 5 नंबर पैराग्राफ पढ़ो। अगर आप वहाँ पे पढ़ने में अटक गए या आप हेजिटेशन हो गई तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो मेन चीज़ ये है कि आपको हेजिटेट नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर का काम ही है बोलना। अगर वो ठीक से नहीं बोल पाया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर को अफसरों के साथ भी ड्यूटी लगती है और कंट्रोल रूम से डिस्ट्रिक्ट यूनिटों में कंट्रोल रूम होते हैं, 100 नंबर कॉल्स आती हैं और भी बहुत काम होते हैं। तो बोलने का ही काम है और अगर हम ढंग से उस टाइम पे ट्रेड टेस्ट के दौरान नहीं बोल पाए तो वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे।
इसके बाद जैसे ट्रेड टेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर और क्या प्रोसेस बाकी रह जाता है, वो और एक बार बता दीजिए आप। जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। हमने जब टाइपिंग टेस्ट दिया था तो हमारे टाइपिंग टेस्ट के नंबर थे, क्वालिफाइंग थी 30 वर्ड पर मिनट, जिसकी 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आएगी उसको मिलेंगे 5 नंबर। 31 वर्ड से 35 वर्ड की जिसकी स्पीड आएगी उसको मिलेंगे 6 नंबर। 36 से 40 की जिसकी स्पीड आएगी उसको मिलेंगे 7 नंबर। 41 से 45 की जिसकी स्पीड आएगी उसको मिलेंगे 8 नंबर। 40 से 50 पे 9 नंबर, और 50 से ज़्यादा जिसकी स्पीड आएगी उसको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है 2016 से। अब टाइपिंग को इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है, टाइपिंग के नंबर नहीं है, और इसमें 1000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में लगाने हैं। मतलब 1000 बार की प्रेस करनी है 15 मिनट में, और वो नोट पैड पर होगी। जो ये नहीं कर पाया वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा टाइपिंग में। अच्छा, मतलब ये है जैसे कोई स्पेस हुआ, बीच में स्पेस देना है या कोमा वगैरह, वो सभी की डिप्रेशन में काउंट होगा। तो वो टोटल 1000 की डिप्रेशन आपको वहाँ प्रेस करनी होगी, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये टाइपिंग स्पीड काफ़ी कम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक कंप्यूटर का जो टेस्ट होता है लास्ट में, जैसे हमने कुछ बताया था टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर का टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर के टेस्ट के बारे में एक बार और बता दीजिए। दोस्तों, जहाँ तक कंप्यूटर टेस्ट की बात है, इसमें आपसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, इनके तीनों के 10-10 फीचर के बारे में पूछा जाएगा। जैसे MS वर्ड में आपको 10 फीचर दे दिए कि भाई बोल्ड की क्या कमांड है, या आपको दे दिया कि भाई आपको कोई भी टेक्स्ट दे दिया, इसको बोल्ड करो, इसको इटालिक करो, इसको अंडरलाइन करो, ऐसे 10 फीचर आपको दिए जाएंगे। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ऐसे आपको 10 फीचर दिए जाएंगे। इसमें से 10 में से एक फीचर आधे नंबर का होगा, यानी 10 फीचर 5 नंबर के होंगे, और 5 में से आपको 3 नंबर आपको हर उसमें लेने पड़ेंगे। यानी 3 नंबर आपको MS वर्ड में, 3 नंबर आपको MS पावर पॉइंट में, और 3 नंबर आपको MS एक्सेल में लेने पड़ेंगे। जिसने 3 नंबर नहीं लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वैसे इसके नंबर नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग है ये कंप्यूटर टेस्ट, लेकिन आपको 3 नंबर लेने पड़ेंगे, ये नंबर ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट में। तो आपने ड्यूटी के बारे में तो एक बार बता दिया कि जैसे ऑफिसर के साथ भी लगते हैं, कंट्रोल रूम में भी लगते हैं, बाकी एक बार डिटेल से बता दीजिए कि ड्यूटी कहाँ कहाँ लगती हैं। वायरलेस ऑपरेटर की ड्यूटी काफ़ी प्रकार की ड्यूटियां हैं। पहले क्या था कि जब हमने 2013 में हम सिलेक्शन हुआ था हमारे, फिर जो उस टाइम ड्यूटी में और इस टाइम ड्यूटी में फ़र्क आ चुका है। इसमें शिफ्ट ड्यूटी होती है बेसिकली। पहले क्या होता था कि मॉर्निंग ड्यूटी जैसे 8 से 2 मॉर्निंग ड्यूटी है 6 घंटे की, तो आपको सेम डे नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती थी। फिर आपका नाइट ड्यूटी के बाद आपका रेस्ट होता था 30 घंटे का। लेकिन अब चेंज हो चुका है सिनेरियो। अब क्या है कि आपको 6 घंटे, 8 से 2 जैसे आपकी ड्यूटी है 6 घंटे की, फिर आपकी नेक्स्ट डे आएगी 2 से 8, फिर आपकी नेक्स्ट डे आएगी नाइट ड्यूटी 12 घंटे की। तो मतलब ये हो गया कि शिफ्ट ड्यूटी है 6-24, 6 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे रेस्ट, फिर नेक्स्ट डे 6 घंटे ड्यूटी, फिर आपका 24 घंटे रेस्ट होगा, और उससे नेक्स्ट डे आपकी नाइट आएगी 12 घंटे की, फिर आपका 24 घंटे का रेस्ट होगा। अब ये ड्यूटी शिफ्ट ड्यूटी है। और दूसरा, शिफ्ट ड्यूटी के अलावा वायरलेस ऑपरेटर अफसरों के साथ भी लगते हैं। कई अफसर होते हैं जैसे ज्वाइंट CP, एडिशनल CP, DCP, एडिशनल DCP, इनके साथ भी वायरलेस ऑपरेटर लगते हैं। तो किसी अफसर के साथ 12 घंटे की ड्यूटी दिन की होती है, 36 घंटे का रेस्ट होता है। जो मेनली जो DCP होते हैं उनके साथ 3 ऑपरेटर होते हैं, 24 घंटे ड्यूटी और 48 घंटे का उनका ऑफ होता है, ड्यूटी ऑफ होता है। तो ये वायरलेस ऑपरेटर की ड्यूटियाँ हैं। और कई बार क्या होता है कि जो वायरलेस ऑपरेटर कम्युनिकेशन यूनिट के अंडर, DCP कम्युनिकेशन के अंडर काम करते हैं, जो जिसका अच्छा रैंक आता है, कई बार जो टेस्ट होंगे ट्रेनिंग में, तो उनको DCP बुलाते हैं अपने पास, तो उनका एक टेस्ट और वहाँ पर लेते हैं। और जो अगर उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है तो उसको वो अपने पास भी रख लेते हैं, ऑफिस में भी लगा लेते हैं। अच्छा, इसी बीच आपको एक बात और बता दें कि जो सुमित सर हैं, ये अपने जो बैच था इनका, उस बैच में सबसे टॉपर थे, फर्स्ट पोजीशन इन्हीं की आई थी, ये आपको और बता देते हैं। तो ये काफ़ी, ये लगा ले, काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। एक बार आप ट्रेनिंग के बारे में और बता दीजिए कि ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का होता है, कितना लंबा ट्रेनिंग पीरियड होता है। देखिए दोस्तों, जब हमारा 2013 में हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो उससे पहले जो डायरेक्ट बैच आया था वो आया था 1999 में, यानी 1999 में बैच आया था। उसके बाद हमारा 2013 में 14 साल बाद एक डायरेक्ट बैच आया था। उससे पहले क्या करते थे, जो डिपार्टमेंट के ये एलिजिबल कांस्टेबल थे उनसे विलिंग मांगते थे और फिर वो कम्युनिकेशन में आते थे। लेकिन 14 साल के बाद हमारा डायरेक्ट बैच पहली बार आया था। तो उस टाइम इनके पास से ना तो कोई स्टैंडिंग ऑर्डर था, ना कोई सर्कुलर था, ना कुछ था। तो इन्होंने हमारी जो ट्रेनिंग करवाई थी वो डायरेक्ट जो कांस्टेबल की होती है 9 महीने की, वो ट्रेनिंग करवाई थी।
तो उस टाइम क्योंकि इनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, तो उन्होंने हमारी कांस्टेबल वाली ट्रेनिंग करवाई थी और उसके बाद फिर हमारी डिस्ट्रिक्टों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन ट्रेनिंग अब भी 9 महीने की ही है, 2016 से इसका चेंज हुआ है फॉर्मेट। ट्रेनिंग अब भी 9 महीने की है, लेकिन जो पीटीसी जाड़ोदा कला में ट्रेनिंग होगी या पीटीएस में होगी, वजीराबाद जहाँ भी होगी, वो 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। फिजिकल ट्रेनिंग जो पीटीसी में होगी वो 6 महीने की होगी, और 6 महीने के बाद आपको 3 महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट और यूनिट में कंट्रोल रूम होते हैं, दिल्ली पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें कंट्रोल रूम होते हैं कम्युनिकेशन के, वहाँ पर आपको 3 महीने के लिए अटैच किया जाएगा। और वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन का जो सारा सिस्टम है, काम करने का तरीका है, कैसे काम करना, कैसे अफसरों से सेट पर बात करनी है, सारा सिखाया जाएगा। और उसके बाद फिर आपको वापस पीटीसी में भेजा जाएगा पासिंग आउट के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग का हो गया और जो ड्यूटियाँ लगती है उनका हो गया। तो एक बात और बताइए कि जैसे कोई हायर पोस्ट की तैयारी करना चाहता है, जैसे आपने भी तैयारी करके सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, और कोई आईएएस आईपीएस की करना चाहता है, यूपीएससी क्रैक करना चाहता है, तो उसके लिए टाइम मिल जाता है या नहीं मिलता? जैसे आपने बताया कि बीच में 24 घंटे का रेस्ट होता है, तो उसमें टाइम तो जनरली मिल जाता है। बाकी आप भी बताइए एक बार अच्छे से। और देखिए दोस्तों, जितना टाइम हायर स्टडीज़ के लिए या हायर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए SCAWO को या कम्युनिकेशन में जो स्टाफ जिसकी पोस्टिंग है उसको मिलता है, मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस में कहीं नहीं मिलता। क्योंकि मैं 2013 में ट्रेनिंग पर आया था, 2014 में मैं जैसे नरेंद्र भाई ने बताया ही आपको कि मैं अपने बैच में टॉपर था, तो डीसी साहब ने मेरे को फर्स्ट डे से ही मेरे को अपने पास रख लिया था, और उन्होंने मेरे को तैयारी का पूरा मौका दिया। और तैयारी का मौका उसी का रिजल्ट है कि भाई मैं 2018 में फॉर्म निकले और मैं अभी आपके सामने एज ए सब इंस्पेक्टर नरेंद्र भाई के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। दूसरा, कम्युनिकेशन में टाइम बहुत है। अगर आप 6 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में करते हो तो आपके पास 24 घंटे का रेस्ट है, उसमें आप पढ़ भी सकते हो और आपका कोई भी काम आप कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत टाइम है पढ़ने का। और मैं इसका आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। कम्युनिकेशन में 2 कांस्टेबल 2014 से ही, मतलब मेरे साथ ही वो ड्यूटी कर रहे थे, 2 कांस्टेबल, और एक कांस्टेबल तो 2015 में ही आईपीएस सेलेक्ट हुआ। आप सोचो, कांस्टेबल से सीधा आईपीएस सेलेक्ट हुआ। और एक 2010 बैच का कांस्टेबल फिरोज आलम जी, जो कि अभी भी यहीं पर पीटीसी जाड़ोदा कला में हमारे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी, वो भी कम्युनिकेशन में थे एज ए कांस्टेबल, उन्होंने भी कम्युनिकेशन में रहकर ही तैयारी की और आज वो यहाँ पर तानीफ की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इच्छा है, दृढ़ शक्ति है, तो कम्युनिकेशन यूनिट में बहुत टाइम है पढ़ाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ करने का, तो रास्ते तो अपने आप निकल आते हैं, और यहाँ पर तो आपके पास टाइम ही टाइम आपको मिलेगा। एक बार आप सैलरी के बारे में और बता दीजिए कि जैसे स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, जो ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी स्टार्टिंग होती है लगभग? देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में कोई भी हो, एग्जीक्यूटिव हो, AW हो, कोई भी हो, लेवल 4 में रिक्रूटमेंट उसकी होती है। लेवल 4 में बेसिक सैलरी होती है 25,500 बेसिक, और इसके बाद आपको इसी बेसिक सैलरी पर अलाउंस मिलते हैं। जैसे अभी एट प्रेजेंट DA चल रहा है 31%, तो 31% के हिसाब से आप देख लेना 25,500 31% कितना होगा, और 28% चल रहा है हाउस रेंट अलाउंस। और राशन मनी मिलती है हमें 4,000 के करीब राशन मनी मिलती है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 4700 के करीब। लेकिन ट्रेनिंग में ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है, HRA नहीं मिलता ट्रेनिंग में, लेकिन HRA ट्रेनिंग का भी बाद में सारे इकट्ठा मिल जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है। तो मोटी मोटी बात ये कहनी है कि हेड कांस्टेबल AW की स्टार्टिंग सैलरी 45,000 प्लस रहती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। इस सैलरी के लिए भी आपको खुद मोटिवेट होना चाहिए। ये तो हो गई ड्यूटी वगैरह की बातें। अब एक बार आप ये और बता दीजिए कि जैसे कोई अभी तैयारी करना चाह रहा है, तो कितनी देर वो हर रोज़ पढ़े, कितने घंटे वो पढ़ाई करे जिससे उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके? देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल AW की तैयारी के लिए मेरे हिसाब से तो आपको सबका अलग अलग होता है कि भाई कौन कितने घंटे पढ़े, सबकी कैचिंग पावर अलग होती है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो मेन चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इनका बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है तो बहुत ईजी रहेगा। तो अगर बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप दिन में 4 घंटे भी अगर आप निकाल लोगे तो मतलब 4 घंटे तो 4 घंटे ही होते हैं। ये नहीं कि आप बुक लेके बैठ गए और आपने लुक बिजी डूइंग नथिंग वाली बात की, तो वो बात नहीं है। 4 घंटे मतलब 4 घंटे आप दिल लगा पढ़ोगे तो आराम से आप इस एग्जाम को निकाल दोगे। दूसरी बात, 2013 में जब हम भर्ती हुए और अब में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब काफ़ी उस टाइम क्योंकि जो रिक्रूटमेंट हमारी हुई थी वो 14 साल बाद आई थी, तो उस टाइम बच्चे इसके बारे में अवेयर नहीं थे।
लेकिन अब सभी को इसका पता है और बच्चे इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। और इसकी कट ऑफ भी इस वजह से आप देखोगे 2013 में कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई थी और 2016 की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें 85 कट ऑफ गई थी। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। तो 4 घंटे तो कम से कम मान के चलो, और उसके बाद जिसका जो अपने अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ाओ, लेकिन 4 घंटे कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा जिसका बेसिक मजबूत है उसके लिए। हाँ, बाकी आप जिनका बेसिक मजबूत नहीं वो 7 से 8 घंटे या 10 घंटे तक अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक अच्छा मौका है। जैसा सुमित जी ने बताया कि भाई पहले 99 के बाद कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई थी, फिर उसके बाद 2010 में आई थी, फिर 2016 में, तो काफ़ी टाइम के बाद आती हैं। तो ये आपके पास एक अच्छा चांस है, ये एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। अच्छा, तैयारी की तो बात हो गई, अब बात आती है बुक्स की। तो जैसे तैयारी करेंगे तो बुक्स तो ज़रूरी है, कौन कौन सी पढ़े, एक बार बुक्स के बारे में और बताइए कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। दोस्तों, तैयारी करने के लिए बुक्स तो जैसे इसमें मेन क्या होता है, पीसीएम आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जिसको 12th में पीसीएम है उसको मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस सब्जेक्ट में। पीसीएम आप 10th लेवल की पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी है 10th लेवल का पढ़ लो। तो थोड़ा सा बेसिक मजबूत रखो, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मेहनत खैर हर चीज़ में करनी पड़ती है, हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए आप 10th के एनसीईआरटी की या कंप्यूटर के लिए कोई भी बुक लो, आप किसी भी उससे शॉप से परचेज कर लो 10th लेवल की, और उसमें बेसिक आप क्लियर करो उसका। जैसे बेसिक में जो जैसे MS वर्ड बेसिक, MS एक्सेस का, ये बेसिक इनका पता होना चाहिए, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और जीके के लिए आप अरिहंत की जीके पढ़ लो। और मेन चीज़ क्या है कि इसमें जीके जैसे 25 नंबर की आती है, तो करंट अफेयर्स से भी 7-8 के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे ज़रूर पढ़ें, और जो इम्पोर्टेंट जो हैपनिंग चल रही है दुनिया में, जैसे अभी युद्ध चल रहा है इनका, रूस का यूक्रेन का इनका युद्ध हुआ, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे भी आप जो लेटेस्ट न्यूज़ है इनसे अपडेट रहें। और मैथ के लिए आप RS अग्रवाल को फॉलो करो, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत वाली बात ऐसी कोई है नहीं, हो जाएगा। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है वो सफिशिएंट रहेगी शायद। हाँ दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए जो एनसीईआरटी की आपकी 10th क्लास की बुक है वो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा टच से करने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है। हमने भी इसी से प्रिपरेशन की थी और यही सभी को रिकमेंड करते हैं। हाँ, तो आप 10th तक की बुक पढ़ सकते हैं। जैसे 9th 10th इनकी जो है आपकी एनसीईआरटी की, तो वो बुक पढ़ सकते हैं। 8th तक की पढ़ लोगे और भी अच्छा है, कवर हो जाएगा। और जैसा सुमित जी ने बताया कि इन्होंने भी उन्हीं से तैयारी की थी, तो आप वो चीज़ें पढ़ सकते हो। जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, जैसे अभी भर्ती आने वाली है AWTPO की, दिल्ली पुलिस की, तो उसके लिए आप कुछ सलाह देना चाहेंगे जो कैंडिडेट है उनको, तो क्या सलाह देना चाहेंगे आप? दोस्तों, सलाह बस यही है कि आपने सुना होगा कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। मतलब ये है कि जो हार्ड वर्क करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा लेट मिले, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करो, और सिलेक्शन को आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और दूसरी बात इसमें दोस्तों, इसमें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे ही रहेंगे इसमें, तो और एग्जाम से इसमें कंपटीशन कम होगा, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे ही होंगे, तो कंपटीशन उन्हीं में होगा जो जिनके पास 12th में पीसीएम होगा। और दूसरी बात, इसमें दोस्तों 4 स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहले तो फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर ट्रेड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट ही होंगे। तो ये हर केस पे स्क्रूटनी करेंगे, तो किसी भी स्टेप को लाइटली नहीं लेना। हर स्टेप के लिए पूरी मेहनत करनी है और पूरे दिल लगा के मेहनत करनी है, और फिर आप सिलेक्शन हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत बेहतरीन जॉब है ये। परिवार को भी आप टाइम दे पाओगे, हायर पोस्ट के लिए भी तैयारी कर पाओगे, हर चीज़ के लिए ये एक बेहतरीन जॉब है। और इसमें सिलेक्शन के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, क्योंकि अच्छा पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, यानी कि आपका जो समय है वो देना पड़ेगा। तो ये सुमित सर ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो इनसे मोटिवेट होके आप अपनी तैयारी जारी रखिए। बाकी जो भी डाउट होंगे वो सुमित सर से क्लियर करते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना, साथी हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह की भी आपकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हो, वो सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अभी सुमित सर से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद सुमित सर। नरेंद्र भाई, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, उनके जो भी डाउट हों वो बेझिझक पूछें, क्योंकि मैं और नरेंद्र भाई इस समय नहीं कि वापस नहीं आ सकते, हम तो यहीं हैं। जो भी आपका डाउट होगा हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं। बाकी आप तैयारी करते रहें, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ लें, आपकी क्वेरी का आंसर दे दिया जाएगा टाइम से। थैंक यू।